स्वागत है आपका एलआर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे इकाई योजना के प्रारूप में अर्थशास्त्र विषय की। तो मित्रों, अर्थशास्त्र विषय में इकाई योजना किस तरीके से तैयार की जाती है, ये आज हमारा टॉपिक रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें किसी भी इकाई योजना बनाने के लिए जो सब्जेक्ट हमारा है, जो पुस्तक से जिस पाठ का हम बना रहे हैं, उसका पहले एक बार अध्ययन करना जरूरी है, तभी आप इसकी इकाई योजना बना सकते हैं। तो इकाई योजना का नाम सबसे पहले जो पुस्तक में दे रखा है, हम देख लेंगे कि कितनी इसमें इकाई उप इकाई जो है वो बनेंगी। तो कक्षा 10 की देखें, यहाँ पर कक्षा 10 में से हमने लिया है अर्थशास्त्र विषय के जो टॉपिक हैं उसमें से लिया है। और अर्थशास्त्र की अवधारणाएं, ये इसका नाम है इकाई का, अर्थशास्त्र की अवधारणा एवं निवेदन। इसमें हमने उप इकाई जो ली है वो राष्ट्रीय आय, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, आर्थिक वृद्धि एवं विकास और भारत में आर्थिक नियोजन, ये 4 उप इकाई को हमने इसमें विभाजित किया है। अर्थात इसके 4 लेसन में हम इस चैप्टर को पढ़ाएंगे। तो अब शुरुआत करते हैं किस तरीके से हम इस इकाई योजना का निर्माण करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जो उप इकाई लेंगे वो हमने ली राष्ट्रीय आय, और शिक्षण उद्देश्य लिया हमने यहाँ पर देखें आप ज्ञान, ठीक है। और उप इकाई में देखें कौन कौन से इसके शिक्षण बिंदु रहेंगे जो हम राष्ट्रीय आय एक लेसन प्लान बनाएंगे उसमें से। तो सबसे पहले देखिए, राष्ट्रीय आय का परिचय देंगे हम, दूसरे में देंगे प्रति व्यक्ति आय, और तीसरा जो टॉपिक हमारा रहेगा शिक्षण बिंदु वो रहेगा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना। तो इन 3 शिक्षण बिंदुओं में विभक्त करके हम राष्ट्रीय आय जो हमारी पहली उप इकाई है उसको पढ़ाएंगे। अब यहाँ देखें कि उनके विद्यार्थी के व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा इससे। तो छात्रों को राष्ट्रीय आय और तथ्यों का ज्ञान कराना, और विद्यार्थी प्रति व्यक्ति तथा राष्ट्रीय आय का प्रतिविज्ञान कर सकेंगे। और सहायक सामग्री क्या लेंगे हम, इसमें हम सहायक सामग्री देखें ग्राफिक्स की माध्यम से हम राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय को दर्शाते हुए विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। तो छात्र अध्यापक इसमें राष्ट्रीय आय को ग्राफिक्स के माध्यम से विस्तार पूर्वक समझाएगा। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। शामपट पर हम जो कार्य रहेगा वो है राष्ट्रीय आय का परिचय, प्रति व्यक्ति आय और भारत में राष्ट्रीय आय की गणना। मूल्यांकन प्रश्न हम इसमें देंगे, राष्ट्रीय आय की परिभाषा बताइए, क्योंकि ये जो हम एक शिक्षण बिंदु पढ़ाते हैं उसके पश्चात में पूछा जाता है। और मूल्यांकन, चूँकि हमारा ये लेसन कंप्लीट होगा उसके पश्चात हम मूल्यांकन के रूप में प्रश्न पूछेंगे। गृह कार्य के लिए हमने दिया है राष्ट्रीय आय की गणना क्यों की जानी चाहिए, कोई 3 कारण इसके लिखे। तो मित्रों, इस तरह से हमारी ये एक लेसन जो है वो हमें उप इकाई के रूप में इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब चलते हैं सेकेंड उप इकाई पे। द्वितीय जो उप इकाई है उसको हमने लिया अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, और इसमें जो हमने शिक्षण उद्देश्य लिया है वो है अवबोध। अब हमने इसके जो शिक्षण बिंदु हैं उसको हमने 3 रूपों में विभक्त किया है। नंबर 1 प्राकृतिक संसाधन, नंबर 2 विनिर्माण प्रणाली, और तीसरा है आर्थिक गतिविधियां। तो इन 3 शिक्षण बिंदुओं को लेकर के हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को स्पष्ट करेंगे। तो आप देखें, व्यवहारगत परिवर्तन में क्या होगा, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की तुलनात्मक अवबोध विद्यार्थी को हम करा सकते हैं। दूसरा क्या है, विद्यार्थी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में व्याख्या कर सकें। तो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हमने 3 बताए, इनकी वे व्याख्या करने में समर्थ होंगे। सहायक सामग्री देखें, चित्रों के माध्यम से प्राकृतिक विनिर्माण और आर्थिक गतिविधियों को दिखाया जाएगा ताकि विद्यार्थी आसानी से इसको समझ सकें। अब देखिए, छात्र अध्यापक क्या करेगा इसमें, छात्र अध्यापक अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को चित्रों के माध्यम से विस्तार पूर्वक समझाएगा। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। शामपट पर हम लिखेंगे प्राकृतिक संसाधन, नंबर 1 टॉपिक, दूसरा होगा विनिर्माण प्रणाली, और तीसरा रहेगा आर्थिक गतिविधियां। प्रश्न इसके पाठ के अंत में पूछा जाएगा, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। और गृह कार्य के लिए प्रश्न होगा, भारत में तृतीय क्षेत्र के बढ़ते महत्व को समझाइए। तो इस तरह से हमारी ये द्वितीय जो है वो उप इकाई तैयार हो जाती है। आइए चलते हैं तृतीय इकाई पे। तीसरी जो इकाई है उसका नाम दिया आर्थिक वृद्धि एवं विकास, और हमने इसमें शिक्षण उद्देश्य लिया है ज्ञानोपयोग। तो यहाँ पर जो शिक्षण बिंदु हैं उन 3 शिक्षण बिंदुओं में हमें
आर्थिक वृद्धि एवं विकास को विभाजित करना है तो सबसे पहले हम पढ़ाएंगे आर्थिक वृद्धि, उसके पश्चात पढ़ाएंगे हम आर्थिक विकास, और तीसरा जो हमारा शिक्षण बिंदु रहेगा वो रहेगा समावेशी विकास। इस तरह से हम जब ये टॉपिक पढ़ाएंगे तो विद्यार्थियों में आर्थिक वृद्धि एवं विकास के प्रयोग करने की योग्यता का विकास होगा। क्योंकि हम ये ज्ञानोपयोग शिक्षण उद्देश्य है, इसलिए हमने उसमें जो विद्यार्थी है वो उसका प्रयोग करने की जो योग्यता है वो उसका विकास होगा। और दूसरा होगा विद्यार्थी आर्थिक वृद्धि एवं विकास का विश्लेषण कर सकेंगे। तो इस तरह से ये शिक्षण व्यवहारगत परिवर्तन स्पष्ट हो जाएंगे। अब इस शिक्षण बिंदु को समझाने के लिए हमें क्या सहायक सामग्री जरूरत पड़ेगी, तो आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास को हम पाई चार्ट के माध्यम से समझाएंगे। तो हम पाई चार्ट बना करके एक चार्ट पर पाई के रूप में हम इसको दिखाएंगे, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास को और समावेशी विकास को, तो विद्यार्थी को आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो छात्राध्यापक आर्थिक वृद्धि एवं विकास को विस्तार पूर्वक समझाएगा। सभी छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। श्यामपट्ट पर हम लिखेंगे आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास और समावेशी विकास। पाठ के अंत में प्रश्न होंगे, आर्थिक विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो विद्यार्थियों से हम ये मौखिक प्रश्न मूल्यांकन के रूप में पूछेंगे। गृह कार्य में देंगे आर्थिक वृद्धि की अवधारणा को समझाइए। तो इस तरह से हमारे पूरे जो टॉपिक हैं वो इसमें कवर हो जाते हैं। तो इस तरह से 3 हमारी उप इकाइयाँ जो है वो कंप्लीट होगी। अब चौथी जो उप इकाई है उस पर चलते हैं। देखें चौथी जो उप इकाई, उसमें देखें हमने जो शिक्षण का उद्देश्य है वो हमने यहाँ पर लिया है कौशल, और जो विषय वस्तु ली है उसका चैप्टर हमने बनाया है भारत में आर्थिक नियोजन। ठीक है, तो उप इकाई में जो शिक्षण बिंदु होंगे वो 3 शिक्षण बिंदु यहाँ पर देखें। भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, और तीसरा जो होगा नीति आयोग। तो भारत में आर्थिक नियोजन को हम इन 3 शिक्षण बिंदुओं के माध्यम से विद्यार्थी को समझा सकते हैं। तो विद्यार्थी योजनाएं बनाने में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। ये हम विद्यार्थियों में व्यवहारगत परिवर्तन, तो हम जब जैसे शिक्षक इस चीज़ को पढ़ाएगा तो निश्चित रूप से विद्यार्थी अपनी आगे की जो योजनाएं हैं उनको बनाने में सफल होंगे। और विद्यार्थी भारत में आर्थिक नियोजन का पाई चार्ट तथा आरेख बनाने में भी कुशलता प्राप्त कर सकें। चूँकि हमने यहाँ कौशलात्मक उद्देश्य है तो शिक्षण उद्देश्य के आधार पर ही व्यवहारगत परिवर्तन जो है वो निर्धारित किए जाते हैं। सहायक सामग्री में देखिए भारत में आर्थिक नियोजन का बार चार्ट तथा कॉलम चार्ट, तो बार चार्ट और कॉलम चार्ट के माध्यम से हम भारत में आर्थिक नियोजन को स्पष्ट कर सकेंगे। अब देखें यहाँ पर छात्र अध्यापक भारत में आर्थिक नियोजन को बार चार्ट और कॉलम चार्ट की सहायता से समझाएगा। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। इसमें श्यामपट्ट जो सार होगा चार्ट के माध्यम से पढ़ाते हुए, बाई चार्ट के माध्यम से, कॉलम चार्ट के माध्यम से, और साथ में जो हमारे शिक्षण बिंदु हैं वो श्यामपट्ट पर लिख करके हम समझाएंगे। तो कौन कौन से होंगे, भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य, दूसरा भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, तो जो पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं उनको क्रमशः बताया जाएगा, और नीति आयोग, ये हमारे 3 जो हैं वो शिक्षण बिंदु को हम श्यामपट्ट पर लिख करके समझाएंगे। मूल्यांकन पाठ के अंत में जो प्रश्न पूछा जाएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो चूंकि हमें इनमें से लेना है तो जो जो प्रश्न होते हैं वो हम विद्यार्थियों से पूछते हैं। तीसरा जो है वो अंत में जो आएगा वो है गृह कार्य, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान पर प्रकाश डालिए। तो चूंकि आर्थिक नियोजन में हम देखते हैं कि किन किन क्षेत्रों का इसके अंदर विशेष योगदान है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का जो योगदान है उसके ऊपर ये प्रकाश डाला। तो इस तरह से जो आर्थिक नियोजन जो है वो हमारा स्पष्ट हो जाएगा और हम इस तरीके से इस चीज़ को पढ़ाने में सफल होंगे। और ये हमारा जो है 4 शिक्षण बिंदुओं के आधार पर या 4 उप इकाइयों में हमारा इस तरीके से आप देखेंगे तो ये इकाई योजना का प्रारूप तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं विषय जो है आपके, मैंने जैसे पहले भी बताया आपको कि आपकी जो लेसन प्लान की जो डायरी है उसके प्रारंभिक जो पृष्ठ हैं उन पृष्ठों में इकाई योजना का प्रारूप दे रखा है। तो जब तक हम यूनिट प्लान नहीं बनाएंगे तब तक हम लेसन प्लान नहीं बना सकते, इसलिए लेसन प्लान बनाने के लिए हमें पहले यूनिट प्लान बनाया जाता है, यूनिट प्लान के आधार पर ही लेसन प्लान का निर्माण होता है। तो मित्रों इस तरीके से हम इकाई योजना को आसानी से बहुत ही सरल तरीके से
बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक करें और मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर